तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है पंकज और इन्होंने अभी इंडियन नेवी को क्लियर किया है, ज्वाइनिंग है, तो इनको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। और पंकज अपने बारे में कुछ बताएंगे। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों की, वो डाउट्स अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जी हाँ पंकज जी, अपने बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सर मेरा नाम पंकज है, मैं राजस्थान नीम खाना का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक आर्मी मैन है सर। तो मेरा बचपन से एक मेरा मोटिवेशन रहा कि मुझे आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, इसलिए मैंने सर के सपोर्ट से और सबसे नेवी में जाने का डिसाइड किया सर। ओके चलो, बिल्कुल कंफर्टली, आपको आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जो सवाल पूछे वो बिल्कुल कंफर्ट के आराम, रिलैक्स होकर आराम से ना वो जवाब देना है, क्योंकि पहली बार जब कैमरा फेस करते हैं तो लगता है पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल है ना, आराम से। तो आपका जो फाइनल में जब इंडियन नेवी में आपका सिलेक्शन हुआ, फाइनली आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हो, तो इससे पहले जो आपका स्कूलिंग रहा वो कैसा रहा, किस मीडियम से थे आप, कि अपने तैयारी में आपको क्या हेल्प मिली, कैसे क्या रहा? सर मैं इंग्लिश मीडियम से था। मेरा बेसिकली मैं काफ़ी एवरेज था, मतलब न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, इसलिए मैं आई वाज क्वाइट गुड स्टूडेंट। ओके, तो इनको एक एडवांटेज मिला है, वो है कि ये इंग्लिश मीडियम से थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अपन बात करें एयरफोर्स में, तो फेस टू में बोलो चलो कि वहाँ पे इंटरव्यू में आपको थोड़ा इंग्लिश का एडवांटेज मिलता है, लेकिन नेवी में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि एवरेज स्टूडेंट है, तो ये कोई नहीं कि कोई टॉपर बच्चा वो इंडियन नेवी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा। बच्चा एवरेज बच्चा है, वो भी फाइट करेगा, बस एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, तो डिफेंस में जाना है एक बड़ी बात है, और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि अपने आप से वो चीजें नहीं आती। कहीं आपने देखा क्या, आपका फैमिली बैकग्राउंड से कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि इंडियन नेवी में या डिफेंस में मुझे जाना है? जी, मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरा बचपन से ही पापा कहते थे कि आर्मी आर्मी, तो मेरे भाई भी कहता था, पापा भी कहते थे, तो मुझे लगा कि ये करना तो करना है। दैट्स व्हाई आई गेट इट। ओके, तो फैमिली से अच्छा सपोर्ट रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, ये भी गांव से ही हैं, लेकिन इनकी फैमिली में इनके पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी में, वहां से एक जबरदस्त मोटिवेशन। लेकिन जरूरी नहीं है आपको कि आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में है, तो ही आपको वो चीज आए। मोटिवेशन कहीं से भी मिले, लेकिन उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए जज्बा और वो मेहनत जो जरूरी है वो हमें करनी है। जी हाँ, तो फौज का रिलेशन आपका रहा कि आपके पिताजी आर्मी में थे, और वहीं से आपको एक मोटिवेशन, और बार बार फैमिली में चीजें डिस्कशन में आती है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे इसमें जाना है। ओके चलो बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, क्योंकि अक्सर बच्चों के ये जो सवाल होते हैं कॉमन सवाल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, आपकी बेस्ट हॉबीज क्या है? सर मेरी बेस्ट हॉबीज है रीडिंग, फिजिक्स एंड थ्योरेटिकल कांसेप्ट सर। ओके, और वो भी फिजिक्स में? जी सर। ओके, मैं अगर मेरे से कोई हॉबी पूछे तो मैं कहूंगा कि मुझे रिलैक्स, रेस्ट या खेलना पसंद है, ठीक है, लेकिन इनकी हॉबीज है रीडिंग। और अगर ये हॉबी आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही मोटिवेशन है, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि अगर रीडिंग मेरा हॉबी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको बार बार कनेक्ट कर रहा हूं, और वो चीज आपको आपके गोल को अचीव करने में, क्योंकि आपका गोल स्पोर्ट्स नहीं है, आपका गोल है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी में जाना है, और वहीं से आपको रीडिंग में इसका एडवांटेज आपको मिला। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आया। उसके बाद में आपने तैयारी स्टार्ट की डिफेंस में जाने के लिए, तो तैयारी आपने कैसे की, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही? मैं पार्ट्स में आपसे पूछूंगा। पहले आपने तैयारी स्टार्ट की तो क्या प्लानिंग लेके आपने स्टार्ट किया उसको? सर मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया था। जब मैंने 12th करीब अप्रैल में मैं कोचिंग गया था सर, कहीं यहाँ पास में, तब मैं बीमार हो गया था। फिर मैं वापस आया तो मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी सर। तो मैंने करीब 2 साल तक मैंने कोचिंग ली। तो सर मेरे क्या था कि मैं एज ए फियर ऑफ टेस्ट सर, बोलते हैं प्रैक्टिस नहीं थी वो सर, मेरे कंसेप्ट सारे याद, लेकिन प्रैक्टिस में आउटकम नहीं आ रहा। हाँ सर, वो नहीं था। ओके, इसलिए मेरे मार्क्स भी नहीं बनते थे। करीब मेरे मैक्सिमम गए थे 33, 34। लेकिन हार नहीं मानी? जी सर। मतलब ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ, मेरा सेकंड था, मेरा थर्ड था, नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन मिले। ये कह रहे हैं कि लगभग 1.5-2 साल तैयारी इन्होंने करी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर, बच्चे कहते हैं सर सब आता है मुझे, लेकिन जब प्रैक्टिस करने जाता हूँ वहां पे बत्ती गुल हो जाती है, दिमाग खाली हो जाता है। वो एक बच्चे के साथ नहीं होता है, 99% बच्चे उसी लाइन से होके गुजरते हैं। वो चीज हर एक बच्चे के साथ देखने को मिलता है। बच्चा आपके सामने है, इंडियन नेवी में सिलेक्ट है, ज्वाइनिंग है आगे इनकी, वो जो ये चीज क्लियर कर रहे हैं, वो आप भी अगर फील करते हैं कमेंट करके जरूर बताना।
इसको भी लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, और बाकी जो बच्चे कमेंट पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये डर मेरा नहीं है, तो सबके साथ होता है। क्योंकि उस रास्ते से अगर अपन गुजर रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि यार ये चीज मेरे साथ हो रही है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस रास्ते से हर कोई बच्चा गुजरता है जो अपने प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिर आपको डर था टेस्ट का कि आप टेस्ट देने जाओ, मॉक लगाने जाओ तो आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर मैंने रेगुलर रूल ये है कि डे टू नाइट फॉलो आरएसआर रूल्स। ओके, एंड यू विल गेट योर ड्रीम, योर सक्सेस, एवरीथिंग। बस एक ही चीज है कि जो प्लान आपको दिया जाए, जो प्लानिंग आपको दी जाए उसको फॉलो कर लो। आपको कहा जाए कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको कहा जाए प्रैक्टिस करना है, उसको फॉलो करना है। आपको बोलना हमारे द्वारा और आपको फॉलो करना, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जिसने फॉलो कर लिया, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो आपने शायद ऐसा ही किया, आप कह रहे हैं कि उस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया। मतलब स्ट्रेटेजी इनकी पर्सनल नहीं है, जो टीम ने बनाई और उस स्ट्रेटेजी को इन्होंने फॉलो किया। ओके, फिर बाद में आपका जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, घर में अच्छी सब खुश है, बहुत खुश। अच्छा, फिर आप फेज 2 के लिए गए। तो फेज 2 के लिए आप गए, आपका कहाँ था सेंटर फेज 2 का? सर ये आईएनएस बलसूरा, गुजरात। ओके, गुजरात आप गए। वहां पे आपका जो फेज 2 हुआ उसके बारे में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगी हो कि यार ये चीज है, मैं बच्चों को अगर गाइड करूं तो उनको आगे हेल्प मिले, क्या बताना चाहेंगे? सर इसमें 3 बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एयरफोर्स में और नेवी में जो फिजिकल का वो है लेवल है, वो अंतर है सर काफ़ी। एयरफोर्स में थोड़ा इजी है, नेवी में थोड़ा हार्ड सा है। और सेकंड सर, जो टेस्ट है, टेस्ट में या तो मैथ का हार्ड आएगा या फेस का, एक का किसी का? हाँ, दोनों से एक हार्ड। और जो हार्ड आएगा वो सब बहुत टॉप का हार्ड आएगा, बहुत लेवल का। फेज 2 में भी? जी सर। ओके, और जो मेडिकल है वो भी थोड़ा टफ है, स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल हाँ सर। तो आपने जैसे कहा कि फिजिक्स हार्ड आएगा या मैथ्स हार्ड आएगा, आपको इंग्लिश में नहीं लगा ऐसा? नहीं सर। अच्छा, तो मान लो कि फिजिक्स हार्ड आ गया और मैथ्स आपका इजी है, तो आपने मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिया, फिजिक्स में आपका स्कोर कम रहा, तो क्या उससे इम्पैक्ट आएगा आगे? नहीं सर। टोटल तो सबका आएगा? जी सर। ओके, तो कहने का मतलब है ये पॉइंट है, लेकिन घबराना नहीं है। मान लो फिजिक्स आपका टफ आ गया और आप फिजिक्स में मान लो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, मैथ्स में आपने 20 उड़ा दी। जी सर। समझ रहे हो? तो उसमें ये नहीं है कि फिजिक्स का अलग रहेगा, मैथ्स का अलग रहेगा या इंग्लिश का अलग रहेगा। टोटल आपका ऑल ओवर जो स्कोर आ रहा है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। और सर ये क्या होता है कि जो एयरफोर्स में और नेवी में जो फेज सेकंड का टेस्ट ना, वो होता है ऑफलाइन। तो हमारे बच्चों के सर ऑफलाइन की हैबिट नहीं है। ओके, तो सर क्वेश्चन छोड़ते हैं वो। ओके, लेकिन वहाँ छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन सारे करने हैं। हाँ सारे करने हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे है नहीं उसमें? नहीं सर, नहीं है। तो क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करो, मतलब वहाँ पे खेल स्पीड का है। हाँ, क्योंकि पेपर टफ है। अब आपने कहा कि फिजिक्स का मान लो या मैथ्स का टफ आ गया, अब आप एक सब्जेक्ट को लेके उलझ गए, उसमें आपने टाइम किल कर दिया अपना। वहीं पे आपने जो पेपर आपका इजी लग रहा है, क्वेश्चन आपको लग रहा है, आप उसको किल करते जा रहे हैं, लास्ट में टाइम बचता है तो बच्चे भी क्वेश्चन को अपना कर सकते हैं अटेम्प्ट। लेकिन क्वेश्चंस को ये नहीं कि आपने छोड़ दिया उनको, टाइम कम पड़ रहा वो अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पे आप टफ लेवल जो क्वेश्चन है उनमें आप उलझ गए तो वहां पे टाइम कंज्यूम कर दिया, वो आपका गलत होगा पूरा सर। वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्वेश्चन करने की कोशिश सभी को करनी है, लेकिन स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन आपको करनी है। नेगेटिव हो भी गया तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई आपको वहां पे करना होता है। ओके, मेडिकल में आपने कहा कि डिफरेंस है एयरफोर्स का और नेवी का, तो आप कह रहे हो कि नेवी का जो मेडिकल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, टफ इन द सेंस ये नहीं कि अगर माइनर से भी कोई कमी आ रही है तो उसको मेंशन करेंगे, राइट? जबकि एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता है। आपने एयरफोर्स का भी दिया होगा? ओके, तो ये एक्सपीरियंस तब निकल गया है जब दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है, एयरफोर्स का भी और नेवी का भी। अच्छा, एयरफोर्स में आपने फेज 2 दिया तो दिक्कत कहाँ हुई फिर एयरफोर्स में आपको? सर एयरफोर्स में फेज 2 दिया सर इजी है मोस्टली सर। हाँ सर, जो फेज 2 देते हैं सर, जीडी में बच्चे क्या होता है कि प्रॉपर जो होती है स्टैंडिंग प्रोसेस ऐसे नहीं रखते, मतलब हाथ लिख लाते हैं, मूवमेंट्स सही से नहीं बोलते, तो सर वहाँ मैक्सिमम आउट होते हैं। चाहे आप बोलो मत, शांत रहो, लेकिन आपके जो होते हैं बॉडी लैंग्वेज वो प्रॉपर हो सर। हाँ, वो हो, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको फौजी चाहिए, लेकिन वो नहीं जिसको कि आप कनेक्ट करो उस लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है। हाँ, इन्होंने कहा कि आप बोल कम रहे हैं, मैटर नहीं करता कि पूरा आपको बोलना है, जरूरी नहीं, लेकिन आप जो आपने बोला वो परफेक्ट हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी परफेक्ट हो, वो मैटर करता है। वन मोर सर, जैसे आपको टॉपिक दिया है सोशल मीडिया का सर, मैं सोशल मीडिया इफेक्टिंग रीडिंग कल्चर, तो आप सोशल मीडिया पे मत बोलिए, जो टॉपिक है उस पे बोलिए। लोग क्या करते हैं सर, जो था मेरे साथ उसमें सर बोले थे
सोशल मीडिया, लेकिन सर टॉपिक क्या था, ये रीडिंग कल्चर, सर वो नहीं बोल रहे, वो केवल सोशल मीडिया में जा रहे हैं। सर तो वो उसमें सिर्फ 5 पास हुए, सिर्फ 15 में से, ओके, और 10 बार हो गए। ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, फैक्टर है। सोशल मीडिया, आपने टाइटल पढ़ा, लेकिन उसका जो कल्चर है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको कनेक्ट नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे बोले जा रहे हैं। हाँ। और बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाया, और 15 में से 5 बच्चे ही सिलेक्ट हुए, हाँ। 10 बार हो गए, हाँ, है ना? 1/3 का रेशियो आपका हो गया, मान के चलिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जिन बच्चों का फेस्ट हुआ, ये आपने एयरफोर्स के बारे में बताया, राइट? ओके, इसके बारे में लास्ट में एक सवाल और, मेरा 2 सवाल और है। हमारी टीम का क्या सपोर्ट रहा जब आप हमारी टीम से जुड़े, तो उसके बाद में क्या सपोर्ट रहा? सर जब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मैं स्टार्टिंग से सर डिस्ट्रैक्टेड था, फियर ऑफ टेस्ट था, फिर मैं लास्ट में आके, मेरे लास्ट था सर, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर। फिर तो ये एक सेकंड रोकना चाहूंगा, ये वो बात होती है कि वो कहते या तो करो या मरो, वो वाला सीन बन गया लास्ट चांस में आके, क्योंकि बच्चे ने कहा कि 1.5-2 साल तैयारी करने के बाद वो आउटकम आ नहीं रहा। फाइनल राउंड पे जब अपन उतरे मैदान में, जिस जान लगा दे मेहनत करें। और उन बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज है, चाहे जिनका लास्ट चांस हो, जिनका पहला चांस हो, जी जान लगा के मेहनत करोगे, पहला ही लास्ट बना दो, लास्ट तो फिर है ही है। तो इन्होंने लास्ट चांस इनको मिला और उसमें अपना सिलेक्शन निकाला, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये डर भी बहुत बच्चों को सताता है कि सर मेरा लास्ट चांस बचा है। लेकिन जब लास्ट चांस में सिलेक्शन होता है, लास्ट बॉल पे अगर 6 रन चाहिए और वैसा उस पे अगर 6 लग जाए ना, तो मैच जीतने का जो है ना, वो कहते हैं वो अलग ही सेलिब्रेशन होता है। और वो सेलिब्रेशन इन्होंने फील किया है, होना भी चाहिए। तो लास्ट चांस आपका था, तो आप तैयारी कर रहे हैं, फियर टेस्ट का आपका जो है फियर है वो आपके अंदर है, फिर आप उसको कैसे ओवरकम करते गए? सर आपने ये वाला बेस्ट स्टार्ट किया सर करीब 5 मई से। मैंने एयरफोर्स के रिजल्ट के बाद ये स्टार्ट किया 28 मई के आसपास से सर। मैंने एक क्लास मिस नहीं करी सर। रूल ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द बैच टू टिल एंड ऑफ द बैच आपको रूल फॉलो करना है। मॉर्निंग से इवनिंग तक रूल फॉलो करो, सक्सेस आपके हाथ में होगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात एक है, मुद्दा एक है भाई, सिलेक्शन चाहिए ना तो पेन द प्लेन करना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक्सक्यूज नहीं चलता कि आज मेरी एक क्लास मिस होगी कल कवर कर लूंगा, क्योंकि एक क्लास मिस होगी, आज का कॉन्सेप्ट गया, प्रैक्टिस में स्कोर नहीं बनेगा, आगे की 2 क्लासें आपको फिर मिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाली क्लासें आपको वैसे समझ नहीं आएगी। तो एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। लास्ट में एक आपका जो कहना चाहूंगा, जो हमारे आगे फ्यूचर के फौजी हैं, क्योंकि आप तो फौजी बन चुके हो, हैं, ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, आगे जो फ्यूचर के फौजी हमारे जो बनने वाले हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में, आर्मी में, एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में जो जाना चाह रहे हैं, उनको लेकर आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी लाइन से होके गुजरते हैं, लास्ट चांस आ गया, फियर है टेस्ट का, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन स्कोर नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए एक बेसिक ब्रीफ मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सर जो पहले जो फर्स्ट वाले हैं, तो उनको 40% देना है अपने कंसेप्ट पे और 60% देना है अपनी प्रैक्टिस पे। लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है, उनको 15 to 20% कंसेप्ट और रेगुलर प्रैक्टिस, हर डे प्रैक्टिस का करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट। और सर आपके ऐप पे जितने मॉक टेस्ट सर जिसका कोई 70% लगा लेते हैं, उसका बहुत है सर, बहुत है, अच्छा स्कोर हो जाएगा उसका। बहुत सर, बहुत सारे हैं। लेकिन एक ही चीज है, मॉक टेस्ट लगाने का जो पैटर्न हो, आपको जो हमारी टीम गाइड करे उसी हिसाब से आपको लगाने हैं। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सर्कुलर मोशन, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ग्रेविटेशन का, तो उसमें स्कोर नहीं आएगा, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। हमने सर्कुलर मोशन पढ़ाया तो सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिस करिए, है ना। आपको मैथ्स में टॉपिक क्या पढ़ाया, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो वहां पे आप प्रैक्टिस किसी दूसरे टॉपिक की करना है, उसमें आपका आउटकम नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, जो टॉपिक आपको पढ़ाया, उसको जाके आप प्रैक्टिस करिए। आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं ली लेकिन मॉक टेस्ट उसका लगाने जा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाओ, ताकि स्कोर आपका इंप्रूव होगा, आउटकम उसमें आएगा। बिना मॉक टेस्ट मतलब बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप मॉक टेस्ट लगाने जाओगे तो उसमें आउटकम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट भी चाहे 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ। इन्होंने कहा कि जो बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस वाला बच्चा है, वो अपना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे दे, क्योंकि उस बच्चे का कॉन्सेप्ट 15 से 20% है, कोई कमी है तो उन पे कवर करें, उनको बेसिक ब्रीफ में उनको रिवाइज करें, लेकिन प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दे, क्योंकि स्पीड का खेल होगा। पेपर में टाइम कम पड़ता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा बीच में, अभी इंटरव्यू के बीच में, कि बच्चा पेपर छोड़ देता है। रीजन होता है बच्चा जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, क्वेश्चंस उसके पीछे रह जाते हैं। चलो, तो ये पंकज, ज्वाइनिंग आपका कब से? 9 को है। 9 को, ओके। तो ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, तो बाकी बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं इंडियन नेवी में, आगे ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और जो बच्चे आगे एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, आर्मी में, एनडीए सीडीएस में जाने वाले हैं, उनको भी ढेर सारी एक बार कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी हमारे यहाँ ऑफिस पहुंचो, रसगुल्ले का पीपा, मिठाई जो भी आपको बने वो आप लेके आओ, और उसके बाद में टीम के साथ मिलो और एक बढ़िया सा मैसेज जो पंकज ने आपको दिया वो आपका रहे। तो एक अलग ही मोटिवेशन, क्योंकि आपके इंटरव्यू से अगर 2 बच्चों ने भी सीख ली और उसको बच्चे ने फॉलो कर लिया और उन 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता, मैं तो यही मानता हूं। और मोटिवेशन है, हम अगर किसी से सीखना चाहें तो चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही क्यों ना छोटा हो, उससे अपन सीख सकते हैं। और जो सीखा हमने उसको अगर लाइफ में डाल लिया तो फिर चीजें क्लियर है। तो बहुत अच्छा लगा पंकज से मिलके। वीडियो में आप अपना और कोई ऐसा डाउट लगे कि यार ये चीज बाकी बच्चों से भी हमें पूछनी चाहिए, तो आगे कोई इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसमें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।